Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.21, and what we are doing cost of goods sold and income statement. Collectively it may also be called financial statement. और as usual हम question पे सबसे पहले हैं और इसका overview करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन की शेप शायद आपने फील किया हो कि इट लुक्स लिटिल डिफरेंट. अब आप देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक इज़ नॉट प्रेजेंट, परचेजेस आर नॉट प्रेजेंट, वर्क इन प्रोसेस इज़ नॉट प्रेजेंट, फिनिश गुड्स नॉट प्रेजेंट, डायरेक्ट लेबर एफएच इज़ नॉट प्रेजेंट, बट स्टिल इट्स फिफ्थ चैप्टर. Is cost of goods sold and income statement question same? And secondly, what you can see over here, we normally solve these questions upon this format, but what we are doing, we are not using that format and we will create another performance statement. दूसरी बात, यहाँ पर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसमें इनकम्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, और आप जो इसकी रिक्वायरमेंट नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोली हुई है. अच्छा, आपको ये बात पता है कि लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आल्सो जस्ट फॉर इनकम स्टेटमेंट, बट इवन देन वी हैड प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट एज वेल. ये दो अलग चीज़ें हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कॉस्ट है, इनकम स्टेटमेंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं. आज भी हमने वही काम करना है, लेकिन इट इज़ एक्सक्लूसिव इनकम स्टेटमेंट. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फिर ये इनकम स्टेटमेंट आज थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. हम नॉर्मली फॉर्मल नहीं रहते थे पिछले क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज आर फोकस वाज टू क्रिएट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, एंड टुडे आर फोकस इज़ एक्सक्लूसिवली टू क्रिएट इनकम स्टेटमेंट. इसलिए अब यहाँ इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन अभी भी उतनी डिटेल नहीं है. इसके लिए मैंने जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, एक सेपरेट चैप्टर है. सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, राइट डाउन सेल्स. उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं वो भी आपको पता है. इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं राइट साइड पे कर दूं ताकि आपको नज़र आता रहे. ओके, सबसे पहले आपने सेल्स लिखनी है. उसके बाद लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में CGS बोलते हैं. ये लेस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आता है. उस आंसर का नाम बताइए क्या है. सेल में से अगर CGS लेस कर देते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ऑलराइट, और ग्रॉस प्रॉफिट से आगे जो चल रहा है फिर दोबारा से आपने लेस करना है. अब पहले तो आप लिख देते थे ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस. अब आज आप ऑपरेटिंग की तो हेडिंग देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग के साथ साथ यहाँ पर नीचे अलग अलग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे. अगर वो मार्केटिंग है, अगर वो एडमिन है, अगर वो सेलिंग है, वो सारे एक्सपेंसेस आप अलहदा लिखेंगे. थोड़ी सी हम जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं, और तब आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी कंसिडर्ड योर नेट प्रॉफिट. बट पिछली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर अब आपको अलग अलग एक्सपेंसेस को मेंशन करना है अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए तो. अब आपके सामने दो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, और दो कॉलम्स के अंदर यहाँ पर सेल्स की अमाउंट लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर लिखकर ये जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है यहाँ लिस्ट बना के हम फाइनल अमाउंट सिर्फ यहाँ लिखेंगे. इसलिए आपने अब दो कॉलम्स यूज़ किए. यहाँ पर भी मैंने जगह बचा लिया कि इफ़ देयर इज़ एनी एसोसिएटेड हिंट्स अवेलेबल इन द क्वेश्चन तो वी विल सॉल्व दोज हिंट्स ओवर हियर. अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं और ऐसे टेक्निकली इस क्वेश्चन को जैसे रूटीन में पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं. एज़ यूजुअल उसने पहले लाइंस के अंदर डिस्कशन वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, और यहाँ तक वो यही बता रहा है कोई असिस्टेंट कंट्रोलर है, उसने आपको फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है. इसका मतलब हमारे काम की जो चीज़ है एक्चुअली दिस इज़ योर डाटा. वैसे ये अच्छी हैबिट नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, शायद कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी अवेलेबल हो, मगर डाटा आपके पास यहाँ. तो मुन्ना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और देखते हैं कि छोटे से क्वेश्चन के अंदर क्या ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है ये काम, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपने सारे क्वेश्चंस का जो वॉल्यूम देखा वो छोटा ही था, और लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट्स पूरी बनी, फिर आगे उसकी एसोसिएटेड
स्टेटमेंट्स को आपने सॉल्व किया, तो इट वाज नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन वाज शोइंग। तो सोल्यूशन वाज एज यूजुअल ऑफ बिगर साइज। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो नेट इनकम बिफोर टैक्स है। ओके, नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ हैरान कुन बात यह है कि आंसर ही उसने सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया है नेट प्रॉफिट का। वी डोंट नो हाउ मच सेल्स, वी डोंट नो हाउ मच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग, कुछ भी नहीं पता, और आंसर इज़ नाउ अवेलेबल फॉर अस एनी हाउ। हमें तो इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी है, तो हम यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ नेट प्रॉफिट का, वो सबसे पहली लाइन में नेट प्रॉफिट इज़ हाउ मच 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए उसने दिया हुआ है। तो वही आप 12 लाख यहाँ 12 लाख पोस्ट कर दें। नेट प्रॉफिट आपने अपनी जगह के ऊपर लिख दिया। अब हम अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, और वो कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि नेट इनकम का रेट है 10% ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इसको क्या करें, हम सिर्फ अपनी रूटीन के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं कि नेट प्रॉफिट, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 10% ऑफ, या डायरेक्ट लिख देते हैं 10% अगर सेल्स का निकालें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्या काउंट डाउन करेंगे वो एक अलग बात है। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख दी है कि आपका नेट प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स के बराबर है। अब वापस अपने क्वेश्चन में जाएं, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 40% ऑफ सेल्स। ओके, अब सेकेंड इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ लिख दें, और वो ये कह रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट है हाउ मच परसेंटेज, 40% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर आप 40% सेल्स लिख दें। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये ग्रॉस प्रॉफिट ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, इसको प्रॉपर कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल्स, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम लिख रहे हैं। आप अब पूछेंगे कि वाई वी आर राइटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, वाई वी आर नॉट सॉल्विंग इट। तो यहाँ पर आप गौर से पढ़ें, लिखा हुआ है सेल्स, और अभी सेल्स ही क्वेश्चन के अंदर नहीं है। और अगर सेल्स नहीं है तो हम यहाँ क्या पोस्ट करें, किसका 10% लें तो नेट प्रॉफिट आए। बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पर है, हमें सेल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लिखते जाते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है 15% ऑफ सेल्स हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। तो आप सिर्फ फ़िलहाल इतना काम करते जाएं कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लिखते जाएं। जब तक सेल आपके पास नहीं आएगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 15% ऑफ सेल्स। और अगर आप सोचें कि एक दफ़ा आपको सेल पता चल गई तो उसका मतलब है ये सारी लाइंस जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ, ये सारी की सारी लाइन यहाँ पे सॉल्व होके हमें मिल जाएंगी। ये हिंट्स अवेलेबल हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब आपके पास उसके हिंट्स अवेलेबल हैं। जब सेल पता चलेगी तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू कर देंगे। ऑलराइट, फिर अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मिली है 5% बॉन्ड पेएबल, 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़ 2 मिलियन। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन हमने लिखनी कैसे है। सबसे पहले तो 5% ऑफ बॉन्ड पेएबल आप समझिए क्या होता है। पेएबल से ऑब्वियसली इट इज़ लाइबिलिटी इफ़ यू हैव टेकन लोन इन शेप ऑफ बॉन्ड्स। इनको डिबेंचर्स भी बोलते हैं, आपने फ़िलहाल ये समझ में रखना ये एक लोन है। और लोन के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होता है, उसका इंटरेस्ट रेट। तो ये भी एक एक्सपेंस है, आपने बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे करना है 5%। लेकिन पहली बात, बॉन्ड्स हैं कितने, वो टोटल लाइबिलिटी का अगर 37.5% करें तो वो आपके पास बॉन्ड्स पेएबल बनते हैं। पहले आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ कलेक्ट करें और लिखें, और पहले हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं दोज आर हाउ मेनी मिलियंस, 2 मिलियन है। तो 2 मिलियन का मतलब 20 लाख होता है, और आपने यहाँ पर 20 लाख मेंशन कर दिया हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में। वैसे ये 2 मिलियन है। टोटल लाइबिलिटीज़ वो आपको एक्सप्रेस कर रहा है 20 लाख की है, और जो नेक्स्ट बात कर रहा है वो बॉन्ड्स पेएबल है, और वो कितने हैं 37.5%। यहाँ पे देखिए 35%,
37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। वो हमें वैसे पता है 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। अब आप ऊपर चेक करें, आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं तो बॉन्ड्स पेएबल आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, और वो सिर्फ 37.5% लेंगे तो बॉन्ड्स पेएबल निकलेंगे। इसको हम पुट करते हैं। बॉन्ड्स पेएबल कैसे निकलेंगे? अगर आप 37.5% का क्या मतलब होता है? 0.375, यानी कि 37.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल लाइबिलिटीज़ के साथ। ऊपर देखें, टोटल लाइबिलिटीज़ आपके पास 2 मिलियन या 20 लाख अवेलेबल है, वही 20 लाख आप यहाँ पुट आउट करें। इस तरह से आपके पास बॉन्ड्स पेएबल का नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो गया, और अब आप इसका कैलकुलेटर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और आपने करना क्या है, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे फोकस रखें। 0.375 है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 मिलियन के साथ। इस तरह से 2 मिलियन कैलकुलेट हो गया। ये जो चीज़ आई है 7,50,000, ये क्या चीज़ है? बॉन्ड्स पेएबल आपने निकालनी है, लेकिन बॉन्ड्स पेएबल तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब वापस आप स्टेटमेंट में आए, वहाँ पर काम की क्या चीज़ थी? वो ये 5% है। 5% जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड्स पेएबल लोन होते हैं और उसके लेफ्ट साइड पे जो परसेंटेज लिखी होती है वो इंटरेस्ट है। तो ये 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो हमारा एक्सपेंस बनेगा। इंटरेस्ट के लिए खुद हम लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट है 5%, लेकिन किस चीज़ का 5%? बॉन्ड्स पेएबल का। और आप ख्याल करें कि ऊपर आपने बॉन्ड्स पेएबल कैलकुलेट कर लिए और वो ये निकाले हुए 7,50,000। ये आप ऊपर भी हाईलाइट हुआ है कि बॉन्ड्स पेएबल हैं, तो बॉन्ड्स पेएबल 7,50,000 हमने निकाल लिए हुए हैं और इंटरेस्ट का ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप सिंपल ये काम करें कि बॉन्ड्स पेएबल की वैल्यू पुट कर दें, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% तो है, मगर बॉन्ड्स पेएबल का, और ऊपर बॉन्ड्स पेएबल आपको पता है 7,50,000, 7,50,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? इंटरेस्ट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे लिख दें, ब्लू स्केयर से ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप चेक करें। 5% का क्या मतलब होता है? 5 डिवाइडेड बाई 100, और उसका क्या मतलब होता है? 0.05। और आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 7,50,000 पर। 7,50,000 का 5% वो निकल आया, और यही आपको चाहिए सा, ये इंटरेस्ट है। और आपको मैंने क्या समझाया, इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आज हमने एक्सपेंसेस को वहाँ पर लिखना है। इंटरेस्ट बोल्ड नहीं हो रहा था तो वो अब बोल्ड हो गया। ले जी, इस इंफॉर्मेशन से हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हमें मिलना शुरू हो गया है। अभी तक सिर्फ हमने एक चीज़ निकाली है, वो इंटरेस्ट है 37,500। और आप इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आएँ, और ये जगह मैंने छुड़वाई हुई थी आपसे, इसके ऊपर यहाँ पर ऑपरेटिंग, और साथ में हम मेंशन कर देते हैं कि अदर एक्सपेंसेस भी हमने इधर ही लिखने हैं ताकि हमें एक्सटेंड ना करना पड़े। और आप समझ में रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नहीं है, अदर एक्सपेंस है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम मेंशन कर देते हैं कि हमने इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और दोबारा समझिए कि आपने ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला है, बेसिकली ये अदर एक्सपेंस है। और ये वाली जगह हमने क्यों बचाई हुई है कि जितने भी एक्सपेंसेस अब बचते जाएंगे वो हमने उनको यहाँ पर पोस्ट करते जाना। पहला एक्सपेंस हमें मिला इंटरेस्ट एक्सपेंस, और वो हमारे पास आया 37,500। वो आप इंटरेस्ट के सामने यहाँ लिख दें, अमाउंट 37,500, 37,500। ओके, अभी तक ये देखें, जो ये चीज़ें हैं ये आपके पास खाली पड़ी हुई हैं, इनको सॉल्व करने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में कोई और हिंट है ना। जी, हमने यहाँ तक पढ़ा और आगे इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब आपको जो कुछ भी करना है अवेलेबल हिंट्स को यूज़ करके ही करना है, और सरप्राइजिंगली नथिंग वी हैव रिटन ओवर हेयर, ये सारा का सारा अभी फिल होगा।
और अब यहाँ पर सबसे पहला हिंट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो नेट प्रॉफिट है 10% ऑफ सेल्स का। आपको नेट प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ देखें, ये बुक में दी हुई है, 12 लाख दी है, वो पुट करके देखते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। अपनी अटेंशन अच्छी तरह से बना के रखनी है। 12 लाख यहाँ पर है और उससे आगे इज़ इक्वल टू है, उससे आगे 10%। 10% का क्या मतलब होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100 का क्या मतलब होता है 0.1। आगे हमें सेल्स की अमाउंट तो पता ही नहीं, तो हमें सेल्स को एज इट इज़ लिख देते हैं। एक स्टेप हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप बताइए कि इससे नेक्स्ट स्टेप आगे क्या हो सकता है। वहाँ पर आएँ, यहाँ गौर से देखिए कि ये जो 0.1 है ये सेल्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको इज इक्वल टू से इधर लाना चाहूँगा तो क्या होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और यही वाला स्टेप आप टेक ओवर करने लगे हैं। सबसे पहले 12 लाख वो एज इट इज़ 12 लाख आ गया, और अब जो इधर 0.1 लिखा हुआ है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 0.1, और इज इक्वल टू से उस तरफ क्या बचा, खाली सेल्स बची हैं, वो लिखने। ये सेकंड स्टेप आपका कैलकुलेट हो गया। अब गौर से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये वाली अमाउंट लिखकर सेल्स निकाल सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, 12 लाख और उसको डिवाइड करना है 0.1 पर। इस तरह से जो चीज़ आपके पास निकल के आई ये है आपकी सेल्स। अब आपको पता है हम उस वक्त से सेल्स का वेट कर रहे थे। अगर ये सेल्स अपने आप हमारे पास निकल आई है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहली बात यह है कि हम पहले से सेल्स को अपनी जगह पे लिख दें। हमारे पास जो सेल्स आई है वो 12 मिलियन है, 1 करोड़ 20 लाख, यानी 12 मिलियन आपके पास सेल्स आई, वो आपने यहाँ पर पोस्ट कर दी। अच्छा, ज़ीरो गलत ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको वहाँ पर लेकर गया हूँ, और ज़ीरो वैसे आप गिन सकते हैं, 6 ज़ीरोज़ के साथ लगे हुए हैं, 1 करोड़ 20 लाख या 12 मिलियन। अब आप नेक्स्ट देखें, फिर दोबारा से सेल यहाँ पर है और सेल हम निकाल चुके हुए हैं। अब इसका मतलब हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 40%। 40% का क्या मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100, और उसका क्या मतलब 0.4 आपने लेना है, किसका, सेल्स का। और सेल्स भी आप देखें ऊपर वाले में आपने सॉल्व कर ली हुई है सेल्स, जो कि कितनी है 12 मिलियन, 3 फिर दोबारा 3, 12 मिलियन आपके पास अमाउंट है, उसको भी आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर सिवाय कैलकुलेटर के और ऑप्शन कोई बचती नहीं है, वही आप कैलकुलेट कर लें। जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है 0.4, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, साथ में मेंशन कर दें मल्टीप्लाई। किससे करना है, 12 मिलियन से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 48 लाख। ओके, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर आप 48 लाख पोस्ट कर दें, 48 लाख। अच्छा, ये टाइम इसलिए लग रहा है कि ज़ीरो का ध्यान रखना है, अगर एक भी ज़ीरो कम हो गया तो हम ढूंढते रहेंगे अपनी मिस्टेक को, और वो मिस्टेक मिलनी नहीं है वहाँ से। ऑलराइट जी, 48 लाख ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, उनको आपने चेकआउट करना है और फिर देखना है कि कहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट स्टेप विच यू कैन टेक वो ये है कि अगर आपको किसी भी दो कैलकुलेशन में से तीन में से दो कैलकुलेशन पता है और तीसरी आपको पता है ना, तो आप कर सकते हैं उसे कैलकुलेट। और उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। और रिवर्स कैलकुलेशन में अगर फर्स्ट और थर्ड के दरमियान कोई चीज़ अननोन है तो फ़र्क लेना है हमेशा, और अगर सेकंड और थर्ड पता है फर्स्ट नहीं पता तो रिवर्स करते हुए साइन चेंज करने हैं। और मैं एक्चुअली कहता हूँ कि हर दफ़ा ही दोबारा ना बताना पड़े, लेकिन फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, और इसी वजह से आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पर अगर आपके पास दो अमाउंट्स हैं और उनको आपने कैलकुलेट करना है। बचपन में देखें, यहाँ पर अगर 15 लिखा हुआ है, ये आंसर उसने बताया हुआ है, ऊपर वो कह रहा है -5 है, और यहाँ वाला जो क्वेश्चन है वो अननोन है। अब वो आपसे कहता है कि इसकी वैल्यू आप बताएं।
तो आपको पता है कि अगर तो आप इसको सोचना शुरू करेंगे तो तुक्के मारेंगे, कभी 20 सोचेंगे, 25 सोचेंगे, 30 सोचेंगे कि आंसर क्या लिखें यहाँ जिसमें से 5 लेस कर दें तो 15 आ जाए। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ जाएं, यानी कि आपके पास 15 है, ऐसे रिवर्स ऊपर जाएं। हम तो ये करते थे ना, जैसे क्वेश्चन पता है तो आंसर निकालना होता था। अब आंसर पता है तो क्वेश्चन निकालने के लिए आप रिवर्स जब जाएंगे तो साइन पलटा दिया करें। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने पता करना है। हमने आंसर से रिवर्स चलना है, आंसर से ऐसे रिवर्स की तरफ चलना है। तो आंसर में पिछला अगली जो चीज़ है वो माइनस हो रही है, आप क्या कर दें, प्लस कर दें 5, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप देखें, इसको मेंशन भी कर लें कि 20 में से 5 निकाले तो 15 है। एक तो ये बात आपने समझनी है, और दूसरी बात आपने ये समझनी है कि अगर आंसर आपके पास अवेलेबल है नीचे जो कि 15 है, और आपको यहाँ पता है कि वो 25 है, मगर अब क्वेश्चन मार्क ये है, तो मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर फर्स्ट और थर्ड आपको पता है लेकिन सेंटर वाली अमाउंट आपको नहीं पता, तब आपने हमेशा ही बस डिफरेंस लेना है। तो अब आप इसको डिफरेंस लें 25 का और 15 का, तो आपके पास 10 आ गया, और ये माइनस करेंगे तो 15 आ गया, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। तो यानी कि डिफरेंस आपने लेना होता है यहाँ से। अब आप अपने क्वेश्चन में हैं, अब फिर आप उसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको ये वाली सिचुएशन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क है, यानी फर्स्ट और थर्ड पता है। देखें, फर्स्ट और थर्ड पता है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ये वाली वैल्यू अननोन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंस लोगे दोनों अमाउंट्स का। तो आप पिक करें, फर्स्ट अमाउंट है 12 मिलियन, उसमें से 48 लाख आप लेस कर दें तो ये आपके पास CGS आ गई। अब चाहे आप इसको कैलकुलेट भी कर लें तो भी ये 48 लाख ही आएगा। मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ क्या कि 12 मिलियन में से अगर 7,20,000 लेस करें तो देख लें 48 लाख आपके पास आ गया। यही आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, अब ये जगह अभी तक खाली हैं और राइट साइड पे आएँ, यहाँ पर एक हिंट भी आपके पास अवेलेबल है जो कि है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए वो कह रहा है कि आपने 15% ऑफ सेल्स लेना है। तो आप 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.15 किसका लेना है, सेल्स का। और सेल्स देखें हमने ऊपर ये दो हाईलाइटेड सेल्स 12 मिलियन आपने निकाली हुई है, वही 12 मिलियन आप यहाँ लिख दें। स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब निकालने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो आपने लिखना है 0.15 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई किससे, 12 मिलियन से। 12 1 2 3 1 2 3 ज़ीरो कम ना हो तो इसलिए मैं हो सकता है कि इट लुक्स सिंपल, लेकिन ज़ीरो को बहुत एहतियात से मैनेज करने के लिए ये सब करना पड़ता है। लें जी, आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए जो कि आए 18 लाख। अब यही यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि दूसरा एक्सपेंस जो आपको मिल रहा है दैट इज़ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और वो कितने आए हैं आपको। अभी आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस देखें ये निकालने हैं, और अब यही वाले मार्केटिंग एक्सपेंसेस को वहाँ पुट करना है। मैं हाईलाइट कर दूँ इसको, ये एक्सपेंसेस हैं 18 लाख के, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 18 लाख यहाँ पर पुट आउट कर दें। अच्छा जी, होना ये चाहिए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशंस देखें अब जो कलेक्ट की थी उन सब का आंसर अवेलेबल है। पहली इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन, तीसरी, चौथी, सब का आंसर अवेलेबल है। और उसका मतलब ये निकलता है कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होना चाहिए। अब गौर से मेरी बात को समझना है कि क्वेश्चन अभी भी अधूरा है। जवाब आपका 12 लाख आना चाहिए जो अभी तक आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ दो एक्सपेंसेस हैं, मैं इनकी जगह सेटल कर दूं। जैसे मैंने आपसे कहा था ये सारे एक्सपेंसेस की यहाँ लिस्ट बनानी, सिर्फ टोटल यहाँ पे लिखना है। गौर से मेरी बात समझिएगा कि ऊपर लिखा हुआ है 48 लाख और नीचे लिखा हुआ है 12 लाख। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर 36 लाख आना चाहिए, मगर यहाँ 18 और 3 ये 21 लाख। इसका मतलब ये अभी वैल्यू पूरी नहीं हुई।
अब आपने सारा क्वेश्चन भी छान मारा और उसमें से जो चीज़ अवेलेबल थी वो सारी उठा के भी आपने यहाँ लिख दी। इसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन नहीं यहाँ पे पूरा हो रहा, तो अब आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग, सेलिंग और एडमिन। तो आप सेलिंग भी लिख सकते हैं, एडमिन भी लिख सकते हैं और ख़ुद से एज्यूम कर लें। मसलन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मिसिंग फिगर है वो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, वही आप यहाँ पर लिख दें। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला है कि ये 48 लाख है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बता देता हूँ कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मैक्सिमम आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से अगर आप अपना नेट प्रॉफिट निकालें तो एक्सपेंस ये 36 लाख ये आने चाहिए, जबकि आपके अभी तक एक्सपेंस 18 लाख हैं और 37,500 है। ये तो 36 लाख आ ही नहीं रही है, तो बहुत कम है एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गड़बड़ है। आप यहाँ ये दोनों चीज़ें आप रेज करके सुनें कि करना क्या है। आपने अपनी तरफ से ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सपोज कर लेने या एज्यूम आप कर लें कि ये जो बची हुई चीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। वो अब कितने होंगे, उसके लिए आपको ये बात पता है कि यहाँ 36 लाख आना चाहिए, तो हमारे पास ये 12 लाख आएगा। अब 36 लाख पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, रिमेनिंग फिगर इधर लिखेंगे। और वो कैसे, 36, अच्छा पहले दोबारा समझा दूँ, ये 36 लाख कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। देखें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये है और इसमें से नेट प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तो मिसिंग फिगर आ गई ये 36 लाख। और दूसरा मतलब क्या है, 48 लाख में 36 लाख लेस करेंगे तो ही 12 लाख आएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमने यही जो 36 लाख है इसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए जितनी भी बकाया रकम है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सपोज कर लेंगे। अब देखें, ये 36 लाख, इसमें से 18 लाख भी माइनस कर दें और 37,500 भी लेस कर दें, बाकी हो जाएगा मिसिंग फिगर। वो मिसिंग फिगर आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और ये क्या किया आपने, ये एज्यूम किया है कि बस बाकी जो जितना भी एक्सपेंस बनता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हम इसको करके भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस हमने जान लिया था कि वो 36 लाख है, ओके। और फिर हमने उसमें से 18 लाख माइनस किया और 37,500 लेस किया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 17,62,500। ये यहाँ पे पूरी नहीं आ रही, इसको ज़रा हम मैनेज कर लेते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को देखने से ये पता चल गया होगा कि मैनेज कहाँ से होता है। ये जो चीज़ है ये आपका क्वेश्चन मार्क था और आपने ये खुद एज्यूम करके निकाल लिया। आप क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर अवेलेबल है, क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। ऑल राइट, अब आप ये देखें कि उसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ही सपोज किया हुआ है, उसका आंसर है 17,62,500। हम अभी चेक करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी सपोज कर सकते हैं, सेलिंग भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 3 मेन एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग, एडमिन और सेलिंग। 17,62,500 आंसर है और यहाँ चेक करें हमारा भी 17,62,000 आंसर है। और अब आपका फाइनली टच ये होना चाहिए, जितने भी मार्केटिंग, एडमिन और अदर एक्सपेंसेस हैं उन सबको ऐड करके इधर लिखें। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट इस तरह से कंप्लीट हुई। हमने सिर्फ ये आंसर लिखा हुआ, ये कैलकुलेशन है, क्योंकि ये तो आंसर खुद ही अवेलेबल था। इस आंसर को सामने रखते हुए ही हमने ये एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट की है। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, हमने सारी हेल्पिंग स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया, उनका सारा आंसर निकल आया। इनकम स्टेटमेंट भी हमारी कंप्लीट है। जो रिक्वायरमेंट थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 17,62,500 वो भी निकाल ली, आंसर मैच हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छोटा था लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत था, इसलिए हमने एटलीस्ट आई हैव एंजॉयड एंड होपफुली यू पीपल हैव एंजॉयड एज वेल। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया 5.21। Inshallah, we will be meeting soon for the solution of any of the next question. Until then, please take care of yourself. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.